कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। ठीक है, कुछ मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन में? कुछ मिसिंग लग रहा है क्या किसी को क्वेश्चन में? हाँ, तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे लिखा गया आपके लिए, जब कभी भी ऐसे कहीं बैटरी नहीं दे रखी हो आपको। ठीक है, सही बच्चे ध्यान दें इसको। अगर मान लीजिए इस तरह से बैटरी आपको नहीं दे रखी है तो आप क्या करिए, मान लीजिए ऐसे कि बीच में बैटरी है ए और बी के एंड्स में। अब देखिए सब लोग ध्यान से देखें इसको, कैसे हमें अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चन में। ऐसे यहाँ से ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से करंट ऐसे निकलेगी। बोलिए, आई करंट निकली, इसमें भी आई करंट जाएगी, इसमें भी आई करंट जाएगी। अब बताइए यहाँ पे करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। I1, यहाँ I2, यहाँ I3। बेसिक कंसेप्ट है, समझ जाएंगे। I3 यहाँ आगे बढ़ेगी, इसमें भी I3, इसमें भी I3 और इसमें भी I3। I2 यहाँ से आगे आएगी, इसमें I2, यहाँ I1 होगी, यहाँ भी I1 होगी आपकी। ठीक है, बोलिए सही बनाया गलत है? हाँ, ये सही है या गलत है? क्या 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 गलती है? क्या गलती है? अरे अरे बेटा, वो बंद करके बोला करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, क्या गलती है? I1 इधर नहीं जाना चाहिए ना, I1 को ये इधर आना चाहिए I3 को। चलिए सोचिए सोचिए क्या गड़बड़ है। देखिए, कभी भी ऐसा सिचुएशन फंसे तो क्या करना है हमें, ध्यान से सुनिए। आपने अभी तक यहाँ तक करंट भेजी, अभी आप रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। आप देखिए इन दोनों में सेम करंट है। अरे 2 और 4 में सेम करंट है, 2 और 4 में सेम करंट है। 2 और 4 सीरीज में होंगे, 2 और 4 सीरीज में होंगे। यस, 2 और 4 सीरीज में होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा? अरे रिजल्टेंट क्या बनेगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा? 6। तो क्या हम इन दोनों को हटाकर यहाँ पे 6 लगा सकते हैं? बोलिए, क्या ऐसा कर सकते हैं हम? ये 6 ओम, ये गड़बड़ तो नहीं है? सही है, बिल्कुल सही है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है 6 ओम और 3 ओम क्या है, पैरेलल हैं या नहीं? बोलिए, पैरेलल हैं। 6 और 3 पैरेलल हैं तो क्या बनेगा इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1/6 + 1/3 क्या बनेगा? हाँ, 1/2 यानी कि 2। तो इसका मतलब इन दोनों को हटा के हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इन दोनों को हटा के इस तरह से हम 2 ओम लगा सकते हैं। बताओ, इतना सबको समझ में आया? सभी लोग बताएं, क्लियर है सबको इतना? हाँ, अच्छा, ये 2 में जो करंट ऐसे जाएगी, यहाँ से देखो, ये करंट ऐसे जा रही है, वही तो इधर टर्न होगी ऐसे। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। हाँ, तो इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं? 6 ओम। हाँ, 6 ओम। इन दोनों को हटा के 6 ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो इन दोनों को हमने हटाया और ये हो गया आपका 6 ओम। बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं? यहाँ तक कोई गड़बड़ इसी तरह की नहीं है? अच्छा ठीक है, नहीं है तो आगे चलते हैं। ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में। बताओ क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी? 2 होगी। तो इनको हटा के हम 2 ओम लगा दें। ठीक है, ये हमने हटाया और ये लगाया 2 ओम का। ठीक है, ये कितना था नीचे वाला? नीचे में कुछ भी नहीं है, ये सीधा है। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो बताइए कितना आंसर आ गया फाइनली? रिजल्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? समझ में आया या नहीं? क्लियर हो गया? यही अप्रोच करनी है। जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बने होंगे उन सारे सर्किट में आपको यही अप्रोच लगानी है, जो भी हमने आपको दिखाई यहाँ पे। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले वो। कोई डाउट नहीं है? चलिए।
चलिए देखते हैं। देखिए इन दोनों के बीच बैटरी मान लेते हैं, तो करंट यहाँ से निकलेगी आपकी, ये आई करंट, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, ये आके अब टूट गई, यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे कितनी जाएगी, I2 जाएगी, सही है, बोलो। फिर यहाँ से ऊपर होते हुए गए यहाँ पे, यहाँ फिर करंट टूटेगी दो में, है ना, यहाँ फिर डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद ये वाली करंट आगे बढ़ेगी, यहाँ भी जाएगी सेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर डिवाइड हो रही है, इसमें अलग और इसमें अलग, तो साफ साफ दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में हैं? सब लोग देखिए ध्यान से, ये लोग पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इनको हटा देते हैं। इनको हटा के हम कितना लगा सकते हैं? 4 ओम। चलिए हटा दिया, इनको हटाया हमने और इनको हटा के हमने लगा दिया 4 ओम का। चलिए आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों सीरीज में हैं। कौन दोनों? ये इनको हटा के क्या लगाएं? 10 ओम। 10 ओम। चलिए 10 ओम लगा दिया। ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, इनको हटाइए, सबको हटाइए और लगाइए यहाँ पे 5 ओम का, ठीक है। ये लगाया हमने 5 ओम। ये दोनों सीरीज में फिर दिख रहे हैं, सेम करंट जाएगी ना, इसमें इधर टर्न हो जाएगी। इन दोनों को हटा के कितना लगाएं? 12 लगा देते हैं। चलो हटा देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं हम 12 का। अब दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में हैं 12 के साथ ये, हाँ। यहाँ इनको हटाते हैं, इनको हटा के यहाँ सब हटा दीजिए, यहाँ लगाइए आप 4 ओम। अब ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो सीरीज में आंसर कितना हो जाएगा? 6। बिल्कुल सही है, 6 जिनका आया। क्लियर है? समझ में आया? Yes. किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? करें? सबने कर लिया ट्राई? देखिए ध्यान से, यहाँ से करंट निकलेगी आई, इसमें भी आई जाएगी, यहाँ टूट जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2। I1 इन पूरे में जा रही है, ठीक है, और फिर यहाँ से टर्न भी हो जाएगी और यहाँ ये I2 से मिल जाएगी आके I1, और इधर फिर कितनी जाएगी? I, यही बनेगा। अच्छा, तो आपको दिख रहा है ना ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं? सीरीज में। बोलिए। लेकिन उससे पहले ये आपको दिख रहा है ना पैरेलल। हाँ, पहले इसको अलग करते हैं, पहले इसको अलग करते हैं। ये कुछ इस तरह का बना हुआ है आपका, ऐसे बना है ना ये 3 या 6। बोलिए। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? हाँ 2 ओम। कुछ लोग कह रहे हैं 0, कुछ लोग कह रहे हैं 2 ओम। 0 क्यों होगा? हैं? जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट नहीं, यहाँ पे करंट नहीं होगी। अच्छा, तो 0। देखो यहाँ से देखिए ध्यान से, ये 20 से जो जा रहा है यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। बोलिए। जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तीनों का, तो 1/3 प्लस ये बीच में कुछ भी नहीं है, तो 1/0 प्लस 1/6 ये बनेगा ना यहाँ का। बताइए। हाँ, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बनेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको? 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी तो होगा। तो 1/r क्या मिला आपको? इन्फिनिटी। तो r कितना होगा? r इक्विवेलेंट यानी यहाँ का, अरे 1/∞, 1/∞ होता है 0, ठीक है। तो ये 0 होगा। ऐसे भी केसेस में आप जब भी देखिए तो बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं दी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना ये शॉर्ट सर्किट बन गया। ये पढ़ाएंगे आगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। कोई बीच में हिंड्रेंस है ही नहीं करंट के लिए निकलने के लिए, किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, तो यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 0 आएगा। आसपास जितने भी लगा दीजिए आप, तो ये तो 0 हो गया। तो अब 0 हो गया, बस यही चीज़ इसमें लर्निंग थी, यही आपको समझना था। बाकी बहुत आसान है। 2, 2, 4 और ये कितना हो गया? 6। तो ये 6 हो गया। तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा के 6 लगा देते हैं यहाँ पे। बोलिए। यस। इसको हटा के हम यहाँ लगाते हैं 6। अब देखिए 6 और 3 पैरेलल में कितना लगाएं?
2 2 ओम लगा देते हैं, चलिए। हाँ, तो यहाँ पे लगाएंगे आप 2 ओम। अब बताइए ये दोनों सीरीज में कितना हो गया? 3 हो गया आंसर। हाँ, क्लियर है, समझ गया सब लोग? दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं? बोलो बेटा, आगे चलें फिर। कोई बच्चा किसी को दिक्कत हो ज़रा भी 1% भी तो पूछ ले। बस उसमें हाँ वही वाली लर्निंग थी, वहीं पे समझना था और कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको क्या, कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ पोटेंशियल मानना पड़ेगा पहले। देखिए ध्यान से, अभी हमने बताया था, मान लो अगर यहाँ पे V पोटेंशियल मान लें, यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, तो ये आगे चलेंगे आप, तो जब तक कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं मिलेगी तो वो हर जगह का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। इस पॉइंट का रेजिस्टेंस भी V ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं। पोटेंशियल कौन ले लेगा? रेजिस्टेंस ही तो लेती है। तो अगर कोई एक वायर पूरा प्लेन है, उसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसमें पोटेंशियल एक जैसा रहेगा ना पूरे वायर में? बोलो। हाँ, तो यहाँ से अगर आप आगे चलते हैं तो इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अच्छा नीचे आइए, इस वायर में देखिए पूरे में कोई नहीं है ना रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक ये भी V होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यही समझना है कि वायर में आप कहाँ तक चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ का 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा, है ना? हाँ, तो यहाँ से ऐसे चले आप, ऐसे चले यहाँ तक आ गए, ये भी 0 है। अब आपको 2 पोटेंशियल मिल गए, कौन कौन से? 0 और V, 2 मिल गए ना? 0 और V। V क्या है? A का है, और 0 B का है। अब आप देखेंगे 0 और V के बीच में कितनी रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। 0 और V, बताइए 0 और V के बीच में पहली कौन सी लगी है? यहाँ पे देखते हैं हम। 0 और V के बीच में ये R लगी हुई है, तो पहली R लगा लेते हैं। और बताइए 0 और V के बीच में एक और, ये सब R आ रहे हैं, तो ये कितनी, एक और R लगी हुई है, तो इसको बना लेते हैं। ये लगा दिया हमने। एक और लगी हुई है 0 और V के बीच में, तो इसको भी लगा देते हैं। तो अब ये तीनों किस में दिख रही हैं आपको? पैरेलल में। यही पैरेलल में थी, लेकिन इस तरह से अरेंज थी कि दिख नहीं रही थी, है ना? तो आपको क्या करना है, इस फिगर को ऐसे फिगर में लाना है जहां पे नजर आए साफ साफ। दिखने लगा तो आपने फौरन निकाल दिया। अब आप आराम से निकाल लेंगे। और सेम है तो आपको फॉर्मूला भी पता है क्या होता है सेम का, R इक्विवेलेंट का, कल बताया था, R/N होता है शायद। कितना होता है? अरे बेटा ये इतना तो याद रखिए ना। इसका कितना आंसर आएगा? R/N होता है ना? R/N, N कितना है यहाँ पे? 3 है। 3R कितना होता है फॉर्मूला? बताइए। जब से हाँ, तो R/3 से आप आराम से निकाल सकते हैं। बोले ये बात क्लियर है सब बच्चों को या नहीं? हाँ, तो इस तरह से आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। और रीअरेंज करने का ये मेथड होता है, इसको पोटेंशियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड यानी पोटेंशियल्स को आप सारे डिफाइन कर दीजिए हर एक एंड्स के बीच का। भाई पोटेंशियल पता चल गया तो उसके बीच के हम सारी रेजिस्टेंसेस को जोड़ लेंगे दोनों पोटेंशियल में। आपको अभी जो किताब में दिए रहते हैं वो ऐसे बना के देते हैं ना, दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफाइन कर देते हैं, तो आप आराम से पकड़ लेते हैं कि करंट कैसे कैसे जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं पता होता है वहाँ हमको दिक्कत होती है। तो क्लियर है? किसी को री एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? बोलो। क्या कर देंगे? हाँ, हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें हर एक एंड्स के पोटेंशियल डिफाइन किए कि ये देखें कि A और B के बीच का पोटेंशियल है कितना, और हर एक एंड पे, क्योंकि इसमें कई सारे एंड दिए हुए हैं। ये वाली R के बीच में भी ये 2 एंड थे, ये वाली R के बीच में 2 एंड थे, इसके बीच में भी 2 एंड्स थे। तो जब तक रजिस्टर के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल आपको नहीं पता होगा तब तक आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते ना। बोलो। कोई भी रजिस्टर लगा हुआ है वो दोनों एंड से जिससे जुड़ा है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन किया, हमने एक का V मान लिया, एक का 0 मान लिया। ये होगा ही, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगी।
तो हमने इसका अगर V माना तो हम आगे बढ़ते चले गए, जहां तक हमको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही है वहां तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ का V है तो यहाँ का भी V ही रहेगा। इस पूरे वायर में आगे चल जाइए, जहां तक ये वायर खत्म हो रहा है वहां तक V है, यानी जहां से कोई रेजिस्टेंस स्टार्ट है तो आगे का पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रही तब तक पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ का पोटेंशियल V डिफाइन हो गया। यहाँ आगे चले कोई नहीं मिला, यहाँ भी V रख दिया हमने नाम, क्योंकि इधर भी जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, इधर भी जाएंगे तो जा नहीं सकते, तो यहाँ V हो गया। क्लियर है? अच्छा, इधर 0 माना था हमने, अब इधर आगे चले तो इस पॉइंट का भी, जंक्शन का भी 0 है, क्योंकि यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऊपर चले, इस पूरे वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ का भी 0 है। अब देखिए जितने भी जॉइंट्स थे सबका पोटेंशियल क्लियर हो गया ना भाई, V है या तो 0 0 है, तीसरा कोई पोटेंशियल नहीं है। अब हमने यानी देख लिया कि दो ही हैं पोटेंशियल, या तो V है या तो 0 है, तो एक एंड पे V लिखा, एक एंड पे 0 लिखा। अब देखा V और 0 के बीच में कितनी रेजिस्टेंस हमें मिल रही है, तो कितनी मिली? 3 मिली। तीनों को हमने लगा दिया ऊपर नीचे, तो तीनों कैसी दिखी हमको? पैरेलल में दिखी। ठीक है। अच्छा, V और 0 के बीच में 3 आ रही थी, इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल क्या था? सेम था। तो सेम पोटेंशियल है तो किसमें लगाएंगे आप तीनों को? सीरीज में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे। पोटेंशियल सेम कहाँ होता है? अब ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए पहले से कि पोटेंशियल सेम होता है कहाँ? पैरेलल में। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि तीनों उठा के सीरीज में लगा देंगे। तीनों सीरीज में होती तो पोटेंशियल 0 भी नहीं मिलता, फिर तो अलग अलग पोटेंशियल आता सबका। समझ में आई बात? बोलो। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। A का पोटेंशियल V मान लो तो B का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना? अच्छा बताइए, A में आगे चले, यहाँ आगे जाएंगे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, यहाँ भी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, है ना? यहाँ भी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। बोलो, क्योंकि रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, है ना? अच्छा, 0 में क्या होगा? यहाँ से ऊपर चले कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ का भी 0 होगा ना? बोलिए। हाँ, तो अब हमें 2 मिल गए ना, A और B के बीच में, इससे आगे हम चल नहीं सकते। ये V है और ये 0 है, फिर हमने ऊपर बना दिया यार। ठीक है, A और B, ये आपका V और ये आपका 0। अच्छा बताइए, A और 0 के बीच में यहाँ पे देखिए कितनी लगी हैं? 2 लगी है ना? 2 ही तो लगी हैं B और 0 के बीच में, तो 2 रेजिस्टेंसेस लगी हैं। चलो लगा लेते हैं। कौन सा कलर लेना? चलो ये चाहिए। अच्छा, और बताइए, A और 0 के बीच में, A और 0 के बीच में बताइएगा, और बताइए, और कहाँ से लें हम, कैसे लें? A और 0 के बीच में ये भी 2 है, देखिए 2 है ना, ये भी 2 है। ठीक है, ये भी 2 हो गई। और कौन सी 2 हैं? और बताइए, सोचिए और कैसे लगाएं? तो लेफ्ट साइड एंड अप साइड विद 3 रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये वाली नहीं माननी है हमको। ये प्लेन वायर है, तो यहाँ का भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो V और 0 के बीच में यहाँ पे भी कितनी है? 2 हैं। ये हो गया 2। और बताइए, ये देखिए V और 0 के बीच में यहाँ पे भी 2 हैं। हाँ, तो ये हो गया आपका। सब हो गई हैं, बची हैं अभी, सब आ रहे हैं। हो गई। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन नहीं निकाल लेगा? बहुत आसान है। 2 की है ना, 2 आ रहे हैं ना, सीरीज में दोनों लगे हैं, तो इनको हटा के आप ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे लिख सकते हैं? इसको हटा के आप ऐसे नहीं लिख सकते। बोलो। इस सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का R/N कितना? R कहाँ है? यहाँ पे 2R है। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 4 लगी हुई है, तो R/2 आ गया आंसर आपका। क्लियर है? समझ में आया? और करवाएं इस तरह के क्वेश्चन, या बस मन भर गया, छोड़ो हटाओ? बोलिए। एक आंसर आया 2/3। चलो देखते हैं कितना आएगा। क्या करें? इसका V मान लें तो इसका कितना हो जाएगा? 0। बोलिए। तो इसका 0 है तो आगे चलिए, ये भी 0,
इधर चलेंगे तो ये भी 0, यहाँ ये भी 0। बोलो क्या सही लिखा है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हैं? सही है? देख लो ध्यान से, सबका 0 ही होगा, कुछ गड़बड़ कर दिए। ये v, ये 0, v इधर आगे चलने पर कहीं कुछ हो पा रहा है? v 0 के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना? बोलो नहीं बन रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट और मानना पड़ेगा इनके जंक्शन पे, ये जहाँ मिल रहे हैं उसको x मान लीजिए। अब आपके पास 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से? एक तो हो गया v, फिर हो गया x, और क्या हो गया 0। आप बताइए v x के बीच में कितनी है, x और 0 के बीच में कितनी है, और v और 0 के बीच में कितनी है? थोड़ा नीचे बना लेते हैं, बताइए v और x के बीच में कौन कौन लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है बस, बाकी बहुत फिर आसान है। v और x के बीच में 1 है तो लगा लेते हैं इसको। अच्छा, x और 0 के बीच में 1 है ना? हाँ, अच्छा इधर x और 0 के बीच में एक और है, क्या कुछ गलत हो गया? सही तो चल रहा है। ये देखिए, ये x और 0 के बीच में इधर एक मिली, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना? तीनों है। ये लीजिए r, सब हो गई। बताइए कितना आंसर आएगा? 4/3r। देखो इसका कितना होगा, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका r इक्विवेलेंट पैरेलल का हो जाएगा r/3, और ये इसके साथ सीरीज में है तो डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, r + r/3 कितना आ जाएगा आपका 4r/3। समझ में आया? ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, यानी इसमें नयापन क्या था कि आपको एक पॉइंट और मानना पड़ा, क्योंकि 2 से काम चल ही नहीं रहा था। कैसे जोड़ते हैं हम 2 को? चलो हम करा देते हैं। चलो यहाँ से a और b, r आ रही है, r बाकी लोग निकालें, पता नहीं, देखना पड़ेगा करके। r मुझे लगता सही नहीं है। ठीक है, a b, एक और मान लीजिए x मान लेते हैं यहाँ पे, ये जंक्शन है, 3 निकल रही हैं यहाँ से। अब आपका हो गया a और क्या हो गया, मान सकते हैं वहाँ भी मान लो, आंसर थोड़ी ना गलत आएगा यहाँ पे ना। हाँ मान सकते हैं, चलो यहाँ मान लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कहीं भी मानो आंसर गलत नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ मान लेते हैं। अच्छा यहाँ मानेंगे तो यहाँ का भी तो x ही हो जाएगा भाई, इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ का x होगा तो यहाँ का भी x। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं x को? v नहीं तो v तो पोटेंशियल हो गया, x तो पॉइंट मान रहे हैं हम कोई। v पॉइंट यहाँ पे मानेंगे आप, तो फिर a पे कौन सा पोटेंशियल लेंगे आप? v मान सकते हो, फर्क क्या पड़ेगा भाई? v मान लो क्या? v ये, अरे यार कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको ये देखना है किसके किसके बीच में कितनी रेजिस्टेंस है। कुछ भी मान लो। अब बताइए a और x के बीच में क्या है? एक ये 2 है ना a और x के बीच में? बोलिए। 2 लगा दी हमने। अच्छा a और b के बीच में कितनी है? a और b के बीच में सिर्फ 1 है, ये लीजिए। x और b के बीच में कितनी है? 2। हाँ बन गया यार, कितना आसान है। अब देखिए, निकाल लीजिए आंसर कितना आ रहा है। बाकी लोग बताएं जल्दी से, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलें। इसमें तो अब इसको सॉल्व कराने से क्या फायदा है, तो कर लोगे ना? बताइए सॉल्व करके इसको सॉल्व। हाँ r/2 सही है, जिसका भी आता है। हाँ बिल्कुल सही है। चलें अगले क्वेश्चन में। हाँ r/2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, यही पकड़ना है। कैसे? देखो सबसे पहले a को v बनाओ तो b कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 0 है ना। अच्छा a का v है तो नीचे चलते चले आओ, ये भी v होगा। ये देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऊपर चलो यहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है।
सेम विद द बी के साथ यहाँ चल के आ जाओ, कितना मिलेगा यहाँ? 0। तो यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 0। बताओ, अब ये क्वेश्चन कराने वाला है, कर लोगे? यस सर। यार बस एक बार पोटेंशियल डिफाइन हो गया, अब क्या दिक्कत है? 0 और V के बीच में कितने कितने हैं आप देखिए यहाँ पे, 6 ओम। और कितना है? V और 0 2 ओम, और 0V 12 ओम, और V और 0 4 ओम। ठीक है, और कुछ बचा? 6 ओम। खत्म। आसान क्वेश्चन में फंसे पड़े हो, जल्दी से करके निकलो आगे। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ये वाला आंसर बताइए कितना आएगा? 6। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? 6/7। 6/7 करिए, खैर कर लीजिएगा जितना भी आ रहा होगा। सबको सब अलग अलग हैं, सबका पैरेलल है, देख लो जितना भी आ रहा होगा। ए और बी के बीच का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है, इसको करके आप पर्सनली भेज दीजिएगा। तक जो पढ़ लिया है उससे मोस्ट ऑफ द फिगर हो जाएंगे। लेकिन चलिए आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा और अगर डिफ़िकल्ट बनाया जाए तो क्या बन सकता है। ध्यान से देखिएगा इसको। अगर वो ये कर दे कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगा दे तो हमारे लिए मुश्किल हो गया या नहीं हो गया? बताओ। Yes. है ना, क्योंकि ये जब नहीं लगी थी तो हमने पोटेंशियल मेथड लगाया था और पूरे वायर में पोटेंशियल सेम करते करते हम V और 0 से कैलकुलेट कर ले गए थे। अब अगर उसने यहाँ पे रुकावट डाल दी हमारे लिए तो सोचो अब हम पोटेंशियल मेथड नहीं लगा सकते ना, यहाँ कैसे लगाएं? क्या लग रहा है? हाँ, तो मतलब वो जो हम पहले लगा रहे थे उस तरह से नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा हमको। हाँ, इसमें 4 पॉइंट मानने पड़ेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि 2 से भी काम नहीं चल रहा, 3 से भी नहीं चल रहा है, x मान रहे थे हम लोग, तो उससे ज़्यादा पॉइंट्स कहीं ना कहीं मानने पड़ेंगे आपको। कि अगर मान लीजिए आप इसको x मान रहे हैं तो इसको भी आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, इसको y मान लीजिए आप, तो आपको 4 पॉइंट मानने पड़ेंगे। 4 पॉइंट आप मानते हैं तो ये कुछ इस तरह बनेगा, x, ये हो गया b, ये हो गया y। a और x के बीच में कौन सी है? a और x के बीच में 1 है, ये ऐसे। इसके बीच में भी 1 है ना, इसके बीच में भी 1 है। सही लगा रहा हूँ? देखो सबके बीच में 1 है। हो गई पूरी? अच्छा, x y के बीच में भी है। तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा काइट जैसा। बोलो, ये जो फिगर है इसको बोला जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, गेहूं और पत्थर का पुल, ये मतलब हुआ ना। ये एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, ठीक है। व्हीटस्टोन ने इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने का एक तरीका निकाला था, उनके नाम पे इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज पड़ गया इसका नाम, ठीक है। जहाँ पे आपको इस तरह के 4 से ज़्यादा सर्किट, 4 या 4 से ज़्यादा सर्किट दिख जाएं इस टाइप के, जहाँ पे सीरीज़ पैरेलल समझ में ना आ रहा हो, तो 99% चांस है कि वो व्हीटस्टोन से सॉल्व होगा। तो ये एक रह गया था कल, मुझे लग रहा था नहीं हो सकता, इस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन चलो इसको भी करा देते हैं। पूछने को कुछ भी पूछ सकते हैं वो, और कई स्टेट्स में आए हैं, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं आज, चल। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि आपने पोटेंशियल मेथड पढ़ लिया, उसी से मिला जुला, मतलब उसी से रिलेटेड है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें होता क्या है, देखिए, जब कभी भी, ये नोट कर लिया, आगे चलते हैं। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये आपका इस तरह से एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक इस तरह से लगा हुआ है, ये एक बीच में लगा हुआ है, और ये
ए बी एक्स और वाई, ठीक है। सब आर आर है, मान लीजिए ये आर है, ये भी आर है, ये R1 R2 R3 R4, ठीक है। इस तरह लिखते हैं। R1, इसको मान लेते हैं R2, ये आपका R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5। इसमें होता ये है कि आप अगर इसमें रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वही चीज़ है कि A और B के बीच में आपको क्या मानना पड़ेगा, एक इमेजिनरी बैटरी मान लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक साइड से करंट ऐसे जाएगी और करंट फिर यहाँ आगे जाके डिवाइड हो जाएगी। कैसे कैसे डिवाइड होगी, ये चलिए I1, यहाँ मान लीजिए I करंट, हाँ यहाँ I करंट जा रही थी तो यहाँ I1 हो गई, यहाँ I2 चली गई, ठीक है। अब ये I1 करंट आगे चल रही है, यहाँ से बढ़ रही है। अब यहाँ पे आने के बाद इसके पास दो रास्ते हैं ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और सेम केस विद द I2 ऑल्सो। अब यहाँ पे देखिए, जब ये यहाँ पे पहुँचती है तो क्या होता है, हम ये मानते हैं कि X और Y जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं। ध्यान से सुने सही बच्चे, X और Y सेम पोटेंशियल पे हैं। अच्छा बताओ, अगर X और Y सेम पोटेंशियल पे हैं तो क्या X और Y के बीच में करंट फ्लो होगा? नो सर, नो सर, क्योंकि करंट फ्लो के लिए क्या मैंडेटरी है, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो नहीं होगा। तो अगर ये सेम पोटेंशियल पे है तो करंट यहाँ पे नहीं जाएगी, इसमें करंट जाएगी नहीं, तो करंट ऐसे निकल जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, और यहाँ I2 के साथ भी यही होगा, वो इधर निकल जाएगा, और ये दोनों फिर मर्ज होके I बन के आके सर्किट को कंप्लीट कर देंगे। तो जो व्हीटस्टोन भाई साहब थे, उन्होंने ये बताया कि इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने में आपको ये दोनों जो पोटेंशियल हैं इनको सेम पोटेंशियल पे होना ही पड़ेगा। अगर ये सेम पोटेंशियल पे नहीं होंगे तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो ये सेम पोटेंशियल पे होंगे तो बीच वाले में रजिस्टर में करंट नहीं जाएगी। और जब ऐसा होगा, यानी हम पहचानेंगे कैसे कि ये बीच सेम पोटेंशियल पे है या नहीं, ऐसा दिया तो होगा नहीं है 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अभी तक देखा आपने, अभी तक हमने कितने सर्किट डायग्राम सॉल्व किए, पोटेंशियल दिया था कहीं पे? कहीं नहीं दिया हुआ था। तो पोटेंशियल अगर नहीं दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेम पोटेंशियल है? तो इन्होंने फिर एक तरीका पहचान बताई पोटेंशियल को ये पहचानने का कि ये एक व्हीटस्टोन तो खैर नाम पड़ गया, मतलब इसको आप इस तरह से ट्रीट करेंगे, इस सर्किट डायग्राम की तरह, या चलो हम व्हीटस्टोन बोल देते हैं इसको, आप व्हीटस्टोन के थ्रू बताए गए सर्किट की तरह ही ट्रीट करेंगे। या कैसे पहचानेंगे कि वही वाला है जिसमें बीच वाले में करंट नहीं जाएगी, सेम पोटेंशियल मान लेंगे हम, कैसे पहचानेंगे? तो उसकी एक पहचान बताई है उन्होंने। क्या पहचान बताई है कि ये जो रजिस्टर होंगे जहां पे पहले करंट डिवाइड हो रही है फर्स्ट टाइम पे, इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए R1 डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। और उसके बाद बीच वाले को छोड़कर जो लास्ट 2 मिल रहे हैं उनका रेशियो ले लीजिए, ये बराबर आएगा। अगर ऐसा आ रहा है तो वो ये वाला सर्किट है, इसका मतलब उसमें बीच वाले में जो पोटेंशियल है वो सेम है, बीच में करंट नहीं जाएगी। इससे आप पहचान लेंगे, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस तो दी होंगी ना, तो रेजिस्टेंस दी होंगी तो आप इस तरह से ये रूल लगाएंगे कि उन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे। नहीं, जैसा भी दिया होगा, मतलब इसका एक्सटेंडेड फॉर्म, ये भी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, जो भी इसका एक्सटेंडेड फॉर्म भी बन सकता है ना। इसका एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे बन सकता है, मतलब हो सकता है शुरू में ऐसे ऐसे लगाए हों, ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ एक्सटेंड बना दिया, ऐसे कर दिया, और फिर एंड में ऐसे ऐसे लगा दिया, तो ये इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ना। ये देखिए, 2 यहाँ लगे, 2 एंड में लगे हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, इसमें बीच वाले सिस्टम में नहीं जाएगी करंट, यही होगा ना, मतलब इसमें बीच वाले सिस्टम में करंट नहीं जाएगी। यानी इसके बहुत से वेरिएशंस हो सकते हैं, अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे इसको। ये चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी कि जहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है वहाँ पे 2 रजिस्टर ऐसे मिलेंगे, और फिर करंट जहाँ पे एंड हो रही है, यानी आकर फिर से दोबारा रिकम्बाइन हो रही है, वहाँ पे भी 2 मिलेंगे। उनके बीच का रेशियो और इनके बीच का रेशियो बराबर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व होगा। बोलो, क्लियर? क्लियर है? ठीक है, हाँ हाँ, अभी हाँ बोलो। R1 by R2 is not equal to R4 by R3 होगा तो सॉल्व नहीं होगा। नहीं, तो फिर इससे सॉल्व नहीं होगा, तो पोटेंशियल मेथड लगाइए, ठीक है। अच्छा, और भी होता है, इनफाइनाइट मेथड भी होता है, इन्फिनिटी मेथड होता है, ठीक है। और उसके अलावा आपका सिमेट्री रूल होता है, खैर वो सब 12th में आप जाके पढ़ेंगे, उसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेनली जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, अगर वो ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वो व्हीटस्टोन से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप देखिए फिर वो जनरल हो जाएगा, ठीक है। जनरल जैसे आप करते हैं, या पोटेंशियल मेथड लगा कर देखिएगा, भाई इन्हीं में से किसी से हो जाएगा। व्हीटस्टोन तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ना, जब जनरल मेथड काम ना करें तभी तो लगाएंगे आप, ठीक है। तो ये तो स्पेशल मेथड है ना, स्पेशल केसेस हैं।
पोटेंशियल वाला भी स्पेशल केस है। अब हर जगह पोटेंशियल ना लगा देना, पता चला सिंपल सर्किट है, सिंपल सॉल्व होने वाला है, वो आपने जो है अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उसमें वो भी लगा दिया। ठीक है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, पहले उसको सिंपल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है ऐसे ही करंट डिवाइड करते हुए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट सीरीज पैरेलल करते करते आप सॉल्व करते हैं पूरा, जैसे हमने कल देखा था जो सिंपल वाले थे, है ना। ठीक है, बोलिए। हाँ, तो आगे चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन था वो, पहला वाला? हाँ बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज में मतलब ये है कि जब इस तरह का सर्किट बनेगा तो इसको इस तरह से आप मॉडिफाई करेंगे। 4 पॉइंट आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कहीं पे सेम पोटेंशियल नहीं है, तो अब V और 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। आपको 4 मानने पड़ेंगे। अगर इसको V मान रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसको X मान रहे हैं तो ये Y हो जाएगा। तो ये इस तरह से V और 0 और X और Y के बीच में आपको इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप। ठीक है, तो जो बीच वाला होगा, बीच में जो आ रहा होगा, काइट टाइप का बन रहा होगा, जो बीच में आ रहा होगा, यहाँ पे 2 आएंगे, एंड में 2 आएंगे। जो बीच में आ रहा होगा उसमें करंट नहीं जाएगी, उसको सेम पोटेंशियल पे आप मान लीजिए, वो सेम पोटेंशियल पे। अगर वो सेम पोटेंशियल पे हो गया तो ये दोनों सीरीज में हो गए ना, और ये दोनों सीरीज में हो गए। अब ये सीरीज में, ये सीरीज में आपस में हो गए पैरेलल। आप निकाल लीजिए आंसर। हाँ, आप आंसर निकाल लेंगे। बोलो, समझ में आया? नहीं हो रहा है, चलो कराते हैं। देखिए, A और B है, ठीक है। किसी को भी मान लीजिए यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अगर V पोटेंशियल पे हो गया तो ये 0 हो गया। अच्छा, अगला हमें कहाँ मानना पड़ेगा? इसका भी V होगा। कितना आंसर? R। देखते हैं, V होगा। अच्छा, यहाँ से आगे चलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा ना, X मानना पड़ेगा। तो X मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ का X है तो ये भी X होगा। बोलिए। और कहाँ मानने की ज़रूरत है? यहाँ आगे चलेंगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा हमें Y। 4 मिल गए आपको। देखिए, सही किया है, देखो कुछ गलती तो नहीं है। हाँ, तो अब क्या करें हम? A या V से ले लेते हैं। तो ऊपर कहाँ देख रहे हो? तो ये हो जाएगा आपका V, ये हो जाएगा 0, ये हो गया X, ये हो गया Y। चलिए बना लेते हैं। V और X के बीच में एक है, ये वाला देखिए, V और X के बीच में एक है। V और Y के बीच में है कोई? V और Y के बीच में, हाँ, इसका भी पोटेंशियल Y V होगा ना भाई, नीचे आ रहा है सेम वायर में, तो V और Y के बीच में एक है, तो R हो गया। अच्छा, Y और 0 के बीच में ये देखिए एक है, हाँ 1 है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब X और 0 के बीच में, X और 0 के बीच में, X और Y के बीच में 1, ये रखा, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या यहाँ पे व्हीट स्टोन का क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, रेशियो बराबर है, R/R, इधर का भी बराबर है। सर V और 0 के बीच में भी है। अच्छा, V और 0 के बीच में भी है, ये वाला, ठीक है। तो ये ऐसे तार को ऊपर कुदा के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है ना। V और 0 के बीच वाला जो है कनेक्टेड कहाँ है किसी से, ये वाला ना, हाँ। तो ऐसे तार को ऊपर से जंप करा के ले जाइए। अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताइए। तो बीच में डबल मिल गया हमें, सर एक ट्रायंगल मान के, एक डायगोनल, हाँ। तो एक बार अरे आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। ये तो 0 हो जाएंगे ना, 0 पोटेंशियल, इनको हटाइए बीच से, ठीक है। इनको हटा दिया हमने, इनको हटा दिया, तो फाइनली जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। फाइनली जो डायग्राम बनेगा आपके पास वो होगा आपका, ये होगा ना। तो अब तो आसान हो गया। ये 0 कभी बताया ना हमने कि यहाँ पे रेशियो बराबर आ रहा है ना, इसका रेशियो R/R इज इक्वल टू दिस एंड का रेशियो। अगर ये रेशियो बराबर है तो इसका मतलब X और Y 0 पोटेंशियल पे हैं। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, हाँ। तो ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। तो ये हो गया सीरीज में, ये सीरीज में है, तो इनको हटाइए, इनको हटा के आप ऐसे लगा सकते हैं ना, 2R, ऐसे यहाँ हटाइए, इनको भी आप क्या लगा सकते हैं ऐसे, 2R। अब ये तीनों पैरेलल, तो कितना आएगा, 2R और 2R कितना दे देगा, R,
अरे यार 2r और 2r ओरल लग जाएगा क्वेश्चन। 2r और 2r 1/2r r दे देगा और इस r के साथ मिलके क्या दे देगा वो r/2। तो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ, एक क्वेश्चन इसमें का IIT में आया हुआ है, कराएं? जंप करेगा तो जंप का साइन वैसा बनाते हैं ना हम, ऐसा वाला वो बनाते हैं। अगर नहीं बनाए तो समझ लो जंप नहीं कर रहा है। ट्राई करिए 2-3। हाँ देखो, ध्यान से देखो, ये ऐसे तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पूरे वाले का अपर हाफ लोअर हाफ। अच्छा, अपर हाफ में नीचे को भूल जाओ, ऊपर पे चलते हैं। नीचे को भूल गए आप, ऊपर चलें तो ऊपर आपको क्या दिखेगा कि ये देखिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो नहीं कर रहा है? देखिए रूट निकालिए, रेशियो 2r/r 2r/r सेम आ रहा ना रेशियो? हाँ, तो इसका मतलब ये क्या है? ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इसको हटाइए। ठीक है, नीचे भी देखिए, लोअर हाफ में आ जाइए, रेशियो बराबर है। अरे रेशियो बराबर है ना, तो इसको भी हटाइए यहाँ से, इसको भी हटाइए। हैं? ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ बहुत सही, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, अब तो बहुत सब क्लियर हो गया है। अब क्या बचा क्वेश्चन में? अब आपको पता है ये सब सीरीज में, ये भी सीरीज में और ये भी सीरीज में। अब क्या आएगा देखिए, क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का फिगर बचा आपके पास, छोटा हो गया। ये सीरीज में 2 2 4 हो जाता है, सीरीज में ऐड हो जाएंगे। ये r कितने हो जाएंगे? 2r, और ये कितना हो जाएगा? 4r। बोलो, और जल्दी करिए, और जल्दी कैसे कर सकते हैं? ये 4r, ये 4r, 1/4 1/4 क्या देगा? 1/4 1/4 क्या देगा? 2r। 1/4 r प्लस 1/4r, ठीक है, और प्लस 1/2r। चलिए इसको सॉल्व करिए, किस्सा खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4r। ठीक, ऊपर क्या? 1 + 1 1 आएगा ना? बोलो 1। यहाँ पे कितना आएगा? 2 2 कैंसिल हो गया, 2 कैपिटल R। हाँ, यहाँ भी R आएगा, स्मॉल r। ठीक है, तो ये मिल गया आपको। यहाँ से कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2r + 2r डिवाइडेड बाई 4r। बहुत आसान है। ठीक है, अब आप कॉमन ले लेंगे तो देखो यही बन जाएगा। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का आप कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए। ये 2 कैंसिल होकर यहाँ पे 2 दे देगा। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये 1/, की वैल्यू आ रही है, ये 1/, की वैल्यू है। ठीक है, सबको समझ में आया? क्वेश्चन आसान था अगर आप ये पकड़ लेते कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो आपको लग ही रहा है कि वो क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं, लेकिन अब एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे तो पकड़ना पड़ेगा ना आपको, यही तरीके लगा के। वहाँ कैसे आप पहचानेंगे? और तो सब मिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर आप पहचान गए तो क्वेश्चन आसान है, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंटली IIT में आया है, कुछ साल पहले, वो भी कराते हैं। देखिए उसमें वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलें, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले इसमें पूछ लो। किसी को कोई डाउट? वो इसलिए हटाई थी कि सेम पोटेंशियल हो जाता है ना बीच में। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही, अगर रेशियो बराबर है इसका मतलब सेम पोटेंशियल है, बीच में करंट जाएगी नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं। आगे चलें, छोड़ें इसको। बोलो। पहले कह रहा है नो करंट फ्लोज थ्रू PQ। ये हम कैसे पता करेंगे? पहला ऑप्शन सही है या गलत है? ये कैसे पता चलेगा बताओ? कोई तरीका है क्या ये पता करने का कि PQ के थ्रू कोई करंट जाएगी नहीं? तरीका है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखिए, इसका रेशियो, इसका रेशियो। व्हीटस्टोन ब्रिज है, अरे है, एक्सटेंडेड वर्जन है उसका।
Yes, sir. इसका मतलब बीच में करंट नहीं जाएगी, PQ में करंट नहीं जाएगी, ST में भी नहीं जाएगी, PQ तो छोड़िए, ST में भी नहीं जाएगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो पहला तो आप बहुत जल्दी 2 मिनट के अंदर आंसर निकाल लेंगे कि फर्स्ट सही है, लेकिन अभी रुकिए, अभी सेकंड भी सही हो सकता है। कह रहे हैं I1 3 एम्पियर होगा, I1 की वैल्यू निकालनी है। अब I1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आपको जब तक पोटेंशियल ना पता हो वो पता है, और कंबाइंड रेजिस्टेंस ना पता हो, है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होगी तभी तो I1 निकलेगा। तो पहला काम आपके पास ये है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए तो I1 निकले आपकी। जल्दी से बताइए कितनी आएगी? भाई इसमें करंट नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी। अब बहुत आसान, ये तीनों सीरीज में 2 2 2 कितने हो गए? 6। नीचे कितने हो गए हैं? अच्छा बी भी सही है। अच्छा वो कितना हो गया? 6 हो गया, और ये कितना हुआ? 12। 6 और 12, 6 12 का पैरेलल कितना देगा? 4 ओम। अच्छा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया आपका 4 ओम। आपके पास पोटेंशियल दे रखा है 12 ओम। ओम्स लॉ लगाएंगे तो I1 कितना आ जाएगा? 12/3 आएगा यार। हाँ तो 3 एम्पियर। हाँ 3 तो दे रखा है, तो ये भी सही है। चलिए तीसरे पे आते हैं। कह रहा पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। अब यहाँ पे थोड़ा एनालाइजिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ध्यान से देखो। P से करंट S पे जा रही है, P से S पे जा रही है, P शुड बी हायर पोटेंशियल, S शुड बी लोअर। अब ध्यान से सुनो, अगला जो सेंटेंस है वो ध्यान से सुनो। P एंड Q एट सेम पोटेंशियल, तो P का पोटेंशियल Q के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। तो अगर P का पोटेंशियल S से ज्यादा है तो Q का भी S से ज्यादा होगा। तो ये भी सही है। अब आखिरी वाला निकाल लीजिए, I2 वाला भी है तो आसान है। I2 वाला कैसे निकालेंगे हम? क्या 2 एम्पियर आ रहा है या नहीं? यहाँ से करंट निकली, I2 है इसमें, I2 पूछ रहा है ना, तो I2 कैसे निकालेंगे हम? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा, सीरीज में है। बताइए कैसे आएगी? I2 में करंट कैसे निकालेंगे? I2 करंट कैसे निकालेंगे? बताइए। अरे यार इसमें भी I2, इसमें भी I2, इसमें भी I2 सेम जाएगी ना? यस सर। तो इनका रेजिस्टेंस कितना है? 6 है। यस। इनका रेजिस्टेंस 6 है, इस पूरे में पोटेंशियल तो सेम जाएगा 12, क्योंकि पैरेलल में है दोनों। यस। तो 12 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। तो 6 ओम में 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, करंट कितनी होगी? हाँ डिवाइड कर दीजिए 12/6, ठीक है। तो यहाँ पे आप I2 निकाल सकते हैं। 6 ओम ऊपर का आ जाएगा जी, सॉरी यहाँ आ जाएगा V है 12 वोल्ट, और नीचे 6, तो यह जाएगी 2 एम्पियर। ये भी सही है, यानी चारों ऑप्शन सही थे। बोलिए समझ में आया? हाँ हाँ बोलो बोलो। थर्ड ऑप्शन ये वाला, हाँ इसमें कह रहा था कि पोटेंशियल एट S इज लेस देन एट Q। अब यहाँ पे आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने समझाया था कि सेम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट, पहले ये देखिए P और S में क्या है। P और S में कौन हाइयर है? P वाला हाइयर होगा ना, क्योंकि करंट इधर जा रही है। करंट हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है, यानी P हाइयर है। P और Q सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। तो P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल सेम है, तो P अगर S से ज्यादा है तो Q भी तो ऑटोमेटिकली S से ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो Q भी S से ज्यादा है, T से भी ज्यादा है, P भी T से ज्यादा है, यानी इन दोनों का पोटेंशियल इन दोनों के पोटेंशियल से ज्यादा है। तो ये भी सही है कि कह रहा है पोटेंशियल एट S इज लेस, S का पोटेंशियल Q से कम है, बिल्कुल कम है, ठीक है, क्योंकि करंट इधर फ्लो हो रही है तो इधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। समझ गए? बोलिए। और कोई किसी का कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसान था। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो IIT के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आप कर लेंगे आसानी से, ठीक है, प्रोवाइडेड कि आपने कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। IIT आपके कॉन्सेप्ट को ही चेक करता है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को साउंड कीजिए, चाहे उस पर क्वेश्चन 10 ही 20 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 100 क्वेश्चन कर डाले और कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है, सिर्फ फॉर्मूला रट के कर रहे हैं आप, तो आप IIT भूल जाइए। इवन नीट में भी जो है क्वेश्चन अब अच्छे लेवल के आने लगे,
तो ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ काम नहीं करेंगे। आपके रटे रटाए फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, जेई मेन के हो जाएंगे, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो बिल्कुल एनालाइज करते देखिए, 4 ऑप्शन दिए और चारों सही हैं। तो आपसे ये क्या मांग रहे थे, यही चाह रहे थे ना कि आपने व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे समझा है, यही तो ये चेक कर रहे थे ना। ये अंडरस्टैंडिंग चेक कर ली इन्होंने सब कुछ, भाई कुछ छोड़ा बताओ, सब कुछ तो चेक कर लिया इन्होंने। सेम पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भी चेक कर लिया आपका यहाँ पे। करंट आप कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे पूरे की, वो भी निकलवा ली इन्होंने। कितना कुछ करवाया है इस क्वेश्चन में, बोलो समझ में आया? सब कुछ करवा लिया। तो ठीक है, ये तो वो इस तरह से क्वेश्चन दे देते एक्सप्लेन व्हीट स्टोन ब्रिज, उसमें भी ये सब हो जाता। तो वो सब उन्होंने, देखो ऐसा नहीं होता है कि मल्टीपल चॉइस हो गया है तो वो जो सब्जेक्टिव पैटर्न है उसका कोई नुकसान हो जाएगा यहाँ पे, वो इसमें भी पूछ लेते हैं। अब मोर देन वन करेक्ट देकर ऐसे आपसे पूरा एनालाइज करवा लेंगे, तो जैसे आप सब्जेक्टिव में लिखते। तो मल्टीपल चॉइस को भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है अगर आईआईटी पैटर्न पे बनाया जाए, तो स्कूल में भी इस पे पेपर कराए जा सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। देखिए आप सब जानते हैं कि आप मोबाइल या बल्ब में भी आप देखते होंगे, मोबाइल भी आपका काफ़ी टाइम तक जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो हीट करने लगता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है, मतलब ये हीटिंग जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है? तो आपको पता है जो करंट जब फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने में हीट प्रोड्यूस होती है, ये आप जानते हैं। लेकिन कैसे प्रोड्यूस होती है? जैसे मान लीजिए ये हमने एक सर्किट डायग्राम आपके सामने दिया, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर जब मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव कर रहे हैं, ये भी हमको पता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से ही इनको एनर्जी मिली है और ये आगे मूव कर रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ी बिगर पिक्चर दिखाते हैं आपको, ये इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव कर रहे होते हैं अंदर, तो रास्ते में आपके पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव आयंस से ये जब टकराते हैं, पॉजिटिव आयंस भी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव आयंस से टकराने की वजह से जो इनकी एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। और वही जो रिलीज एनर्जी है, इनकी जो एनर्जी जब टकराने से रिलीज हो रही है, वही एनर्जी आपको जो महसूस होती है किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में महसूस होती है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है बेसिकली जब वो टकराते हैं, यानी जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके रास्ते में जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, चलने में रुकावट पैदा करते हैं, उन्हीं के टकराने की वजह से वो हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इसके पीछे का कॉज है, करंट फ्लो में जो रेजिस्टेंस हो रही है उसकी वजह से आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसका, ठीक है। तो हीट एक तरह का साइड इफेक्ट है जो वहाँ पे आपको करंट फ्लो के दौरान मिलेगा। इसकी कुछ एप्लीकेशन भी है, पॉजिटिव एप्लीकेशन, ये देखिए सब आपके सामने है, सब जानते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये आपका क्या है, हीटर है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक केटल। तो ये सब इसी कॉन्सेप्ट पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ें क्या है हमारे लिए, तो सब आप पहले ही जानते थे जो आज हमने भी बताया। अब इसमें मान लीजिए सर्किट डायग्राम हमने बनाया, इससे समझते हैं कि अगर इसके अंदर आर रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस इसके अंदर हीट प्रोवाइड कराएगी। अब एक चीज़ हमको पता है कि अगर इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं तो जो चार्जेस यहाँ से यहाँ मूव करके जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो जो वर्क डन है वो कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, याद है पोटेंशियल डिफरेंस का, हमने बताया था आपको, ठीक है। इसको आपने दूसरी तरह से याद किया हुआ है, W/Q वाला ना, ये अलग फॉर्म में लिखा हुआ है थोड़ा सा, ये इस तरह तो याद है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ये वाला, है ना। तो ये वही है। अब देखिए जो वर्क डन है, आपको पता है ना, आपको किसी को पैसे देने होते हैं तो आपने जेब से निकाले दे दिए, कोई चीज़ किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो उसको ऐसे हाथ से उठा के दे दी। अब अगर हम कहें कि आपको एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है 2 लोगों में, तो आप कैसे करेंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? ऐसे निकाल के दे देंगे क्या किसी को, इस तरह से कैसे करेंगे? हैं क्या करेंगे? अरे कोई धक्का, कांटेक्ट कर देंगे। और बताएगा कोई बच्चा? फिजिक्स के टर्म्स में बताइए, फिजिक्स के टर्म्स में क्या बोलेंगे आप कि एनर्जी अगर आपको किसी को देनी है, ठीक है, तो कैसे देंगे? ये मत कहना झापड़ खींच के मार देंगे उसके हम, तो एनर्जी चली जाएगी उसके पास, तो भी मारेगा पलट के, नहीं। अरे यार वर्क एनर्जी पावर में बताया था, वर्क करेंगे, अगर आप वर्क करेंगे उसके ऊपर, हमने बताया था वर्क एनर्जी पावर में, भूल गए? वर्क एनर्जी पावर में बताया था कि आप किसी के ऊपर जब वर्क करते हैं तो जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसको एनर्जी मिलती है ना, वर्क डन बाय और वर्क डन अपॉन, ये 2 कॉन्सेप्ट बताए थे, याद है? अगर मैं काम कर रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पे तो मैं एनर्जी दे रहा हूं, और जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है उसको एनर्जी मिल रही है ना, जिस ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। हाँ, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे वर्क करेंगे हम,
तो वर्क क्या है? वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है। वर्क के थ्रू आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? बोलिए। Yes, sir. हाँ, तो हम अब आपसे आगे पूछेगी एनर्जी अगर ट्रांसफर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। सिंपल है, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। वर्क के थ्रू ही, वर्क एनर्जी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये हमने बताया भी था आपको वर्क एनर्जी पावर पढ़ाते टाइम पे। वर्क इज नॉट एनर्जी, वर्क इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, वर्क एनर्जी नहीं है। ठीक है, वर्क के थ्रू आप एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। अब यहां पे देखिए, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या कर रहे हैं? यहां से यहां आगे जा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना, और वर्क के थ्रू ही इनकी एनर्जीज आगे ट्रांसफर होती चली जा रही हैं। ठीक है, और वही हीट एनर्जी भी बीच में मिल रही है आपको, तो वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन है, इसी के थ्रू, इससे ये जो जितना वर्क डन हो रहा है ये एक्चुअल में है क्या? ये एनर्जी तो है, ये उसी का ट्रांसफर चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप, इसी से आपको हीट भी जनरेट होगी। ठीक है, जब ये मूव करेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो, हीट इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। गलत है? सही है? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या? वी और क्यू की वैल्यूज निकाल लेते हैं क्या होगी। ठीक है, चलिए। आपको ओम्स लॉ से वी की वैल्यू पता है क्या होती है? आई आर। यार ये आई की जगह हाथ क्यों बन के आ रहा है? उस दिन बन के आ रहा था, है ना? शायद ये फॉन्ट प्रॉब्लम है, फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसके, आई आ रही है। ठीक है, फ्रॉम, अब ये करंट की डेफिनेशन से आपको पता है क्यू की वैल्यू क्या होती है? बताओ, करंट की डेफिनेशन से क्यू की क्या वैल्यू होती है? अरे यार, ना आसान है। ये होती है ना क्यू अपॉन टी। अभी हाथ को तुम करंट ही समझ लो, यहाँ पे बार बार आ रहा है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इससे क्यू कितना आ जाएगा? ठीक है, हाँ, आई इंटू टी। अब क्यू और वी की वैल्यू पुट कर देते हैं एच में, कितना आएगा? ये देखिए, अरे तो बहुत दिक्कत कर रहा है। कितना आएगा ये? हाँ चलो सही है, ये आएगा ना आई स्क्वायर आर टी। आई आई हाथ और हाथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएंगे? स्क्वायर बन जाएगा हाथ का, यानी वही आई का स्क्वायर आर इंटू टी। यानी ये है आपका हीट का फॉर्मूला। इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी को, यानी हीट किस पे डिपेंड कर रही है? आई के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिएगा। और किस पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे आपकी हीट डिपेंड कर रही है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था और उन्हीं के नाम पे इसका पड़ गया। तो क्या क्या देख लिया हमने? रेजिस्टेंस की वजह से करंट फ्लो जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूजफुल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक आयरन हीटर। आई स्क्वायर आर टी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फॉर्मूला आपको याद रखना है, और किस किस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पढ़नी है, और बहुत छोटी सी है, पढ़ लेते हैं आज हम लोग। हैं? करंट के अलावा रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। हाँ, देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है आपका, हीट के कॉन्सेप्ट पे। ये देखिए, जब किसी मेटल को गर्म किया जाता है इस तरह से, तो वो इस तरह से लाल लाल हो जाती है। सबने देखा होगा ना, अंदर डालिए अगर तो कोई ब्लैक स्मिथ्स होते हैं जो, तो इस तरह से वो गरम हो जाती है। जब हीट यानी टेम्परेचर जब आप बढ़ा देते हैं किसी चीज़ का, तो वो इस तरह से आपको देखते हैं ग्लो करने लगता है ना, ऐसे बहुत तेज़ी से। तो ये जो ग्लो है आपको दिख रहा है, इसको इनकैंडेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्लो को? हीटिंग की वजह से जब कोई चीज़ ग्लो करती है, जलने की वजह से जो ग्लो कर रही है, उसके अंदर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, उसको बोलते हैं इनकैंडेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एमिट लाइट व्हेन, जब हीट मतलब उसकी बढ़ा देते हैं आप, तो ये इनकैंडेसेंस उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? ये देखिए बल्ब जो है आपका, इस बल्ब का नाम भी इसीलिए ये है, क्या है? इनकैंडेसेंट बल्ब। सुना होगा ना नाम, इसका नाम भी इसीलिए क्यों? क्योंकि ये हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका फिलामेंट हीट होता है ना, बोलिए, तो इसको इनकैंडेसेंट बल्ब बोला जाता है। हीट की वजह से ये ग्लो करता है। ठीक है, तो हीट की वजह से जो चीज़ें ग्लो करती हैं उनको इनकैंडेसेंट बोला जाता है। तो ये बल्ब भी इनकैंडेसेंट बल्ब है। ठीक है, तो वायर को अगर आप ग्लो कराना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हीट उसके अंदर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और उसके लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, आई स्क्वायर आर टी देखा था अभी हमने, रेजिस्टेंस ज़्यादा देनी पड़ेगी आपको उसकी,
तो आपका जो बल्ब है उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से वो चमकेगा। तो टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ज़्यादा लाइट आपको मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन है मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बताओ। हाँ ठीक है, तो आसान था ये सामने, इतना है, देखो याद रखिएगा दोनों इसके 3422 एक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। फ़ारेनहाइट में इतना होता है और डिग्री सेल्सियस में इतना होता है, एक का याद रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है वाई इज द फिलामेंट क्वाइल्ड विथ एंड थिन, मतलब क्वाइल्ड और थिन क्यों होता है। अब ये आपको रेजिस्टेंस की अच्छी नॉलेज होगी तो आप जरूर बताएं। होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और हाँ, थिन होगा तो एरिया कम हो जाएगा, पतला करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया और रेजिस्टेंस, हाँ एरिया और रेजिस्टेंस क्या है, अरे एरिया और रेजिस्टेंस आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। अच्छा, क्वाइल्ड क्यों कर रहे हैं, लेंथ बढ़ाने के लिए। हाँ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। हाँ, तो ये रीज़न है आपका, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो हीट हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी रेजिस्टेंस के। तो आपको हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो ये फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेंथ आप बढ़ा दीजिए, एरिया कम कर दीजिए, ये दोनों काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए फिलामेंट है, इसकी लेंथ आप बढ़ा देंगे, ठीक है। और उसको क्वाइल्ड इसलिए कर देते हैं ताकि क्या हो जाए, कंसाइज हो जाए, है ना, कंसाइज रहे। क्वाइल्ड इसलिए कर रहे हैं कि लेंथ भी बढ़ जाए और उसका साइज भी ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो एरिया देखें यहाँ पे, एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्लियर है। और लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये तो हम पहले ही जानते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बल्ब के बारे में कि बल्ब कैसे काम करता है, बहुत थोड़ी चीज़ें ही आपको पढ़नी है अभी। तो बल्ब फिलामेंट ग्लो करता है, देख लीजिए हीट की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो में रुकावट हो रही है जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट की वजह से वो फिलामेंट ग्लो कर रहा है, ठीक है। जब हीट की वजह से कोई चीज़ ग्लो करती है तो उसको इनकैंडेसेंट बोलते हैं, या उस फिनोमेना को इनकैंडेसेंस बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट का मटेरियल टंगस्टन का होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।